अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच। मेरा नाम है ज़री जलील और मैं हूं अहमद सईद। नाज़रीन, आपको पता है कि ग्लोबली एक डिबेट चल रही है जिसके अंदर सोशल मीडिया पे बैन लगाने की बात की जा रही है फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। और ये बात अब पाकिस्तान तक भी पहुंच गई है। पहले ऑस्ट्रेलिया में इसको एक काफ़ी स्ट्रिक्ट बैन इन्फोर्स किया गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट इन पाकिस्तान टू। हमने आज एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है, एक थेरेपिस्ट को बुलाया है मेंटल हेल्थ, जो कि इस बारे में हमसे बात करेंगे और हम इस मौजू पे डिस्कस करेंगे कि क्या सोशल मीडिया बैन वाकई होना चाहिए फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। और ख़ास तौर से हम फोकस में लेके आएंगे इस बात को कि उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है। डज़ इट मेक अ डिफरेंस और इज़ इट डेट्रीमेंटल फॉर चिल्ड्रन। वेलकम टू द शो ज़ैन रहमान साहब, आप इधर तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू सो मच। Welcome. लेट्स जस्ट किक ऑफ द शो बाय आस्किंग यू द वेरी बेसिक क्वेश्चन Yeah. कि क्या आप समझते हो सोशल मीडिया वाकई बच्चों को ख़राब असर दे रहा है? आपके ख्याल से उसके ऊपर उनके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, या आपके ख्याल से कि खुलना चाहिए उनके लिए? दे शुड बी लाइक अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। Look, so I think कि हमें सबसे पहले तो ये डिफाइन करना है कि सोशल मीडिया हम एग्जैक्टली क्या किस चीज़ को रहे हैं, राइट? सो इफ we're loosely speaking and broadly speaking, if we're talking about media that's generally used by the society, तो then I'm sure कि उसके अंदर JSTOR के ऊपर भी जो research papers हैं वो भी आ जाते हैं, but they don't have the same kind of an effect, right? So that means that we're not talking about all kinds of media which is available for the public to view. So हम बहुत स्पेसिफिकली फिर किस मीडिया की बात कर रहे हैं, ताकि we should keep our discussion limited to that. Are we talking about apps like Instagram, Facebook, TikTok? जनरली यस कि ये Right. जो ऐसी ऐप्स जहाँ पे बच्चे वीडियो कंजम्पशन उनकी बहुत ज़्यादा है, कंटेंट कंजम्पशन जो है उनकी बहुत ज़्यादा है उस हवाले से, और ख़ास तौर पे वो कंटेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी भी होता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा वायलेंस भी कभी कभी आता है, उस कंटेंट की हम बात कर रहे हैं। Okay, so I think सबसे पहले because we've kind of narrowed it down to the apps. Yes. So let me just say कि the product itself, I don't think that can be blamed for anything. Okay. Right? It's the usage that's under question. Right? Just the same way, if you talk about a substance which can be used for intoxication, वो substance in itself बुरा नहीं है, क्योंकि उसके तो effects और भी ढेर सारे हो सकते हैं और actually beneficial effects भी हो सकते हैं. For instance, you can apply alcohol to a wound Yes. to heal it. Yes. Right? So it's not the stimulus itself, it's not the product itself, it's how it's used जो हम question कर रहे हैं इधर. एग्जैक्टली। Right. So the apps in themselves, I think कि उनका बहुत ज़्यादा benefit भी हो सकता है. You know, like if you're a small business that's trying to reach out to an audience, अपनी sales बढ़ाने के लिए, Instagram is a great platform for that. या Right? But अब वो यूज़ कैसे हो रहा है and especially बच्चों के ऊपर उसका क्या effect हो रहा है, that's another chapter altogether. ठीक है। So then, again, we're not questioning perhaps the apps, we're now questioning the content on the Content, apps yes. and the intent behind it. यस Right? Like I said कि अगर आप एक छोटे से बिजनेस है और आपने एक अपना ऐड लगा दिया है, इसका कोई ऐसा तो मसला नुकसान नहीं है, जाहिर राइट? है, वो तो या हाँ, वो आप अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, बट इंटेंट अब अगर ये है कि किसी तरह से हमने एक माइंड को मैनिपुलेट करना है, इवन इन द सेम एग्जांपल कि अगर ठीक है। मैनिपुलेट करना है, इन्फ्लुएंस करना है इन ऑर्डर टू परचेस मोर, या तो then that can become a problem, right? And especially for a mind that's underage, जो Yeah. जहाँ vulnerability ज़्यादा है, susceptibility ज़्यादा है. अच्छा, अब आपने अंडर एज की बात की। अब मैं जब इस बिल के हवाले से या ओवरऑल रिसर्च कर रहा था तो एक चीज़ मुझे नज़र आई कॉमन, वो थी कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो क्या इसके पीछे मेथड क्या है कि हमने 16 को बेंचमार्क क्यों बनाया? मतलब वजह क्या है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों या 16 साल से ऊपर वाले जो बच्चे हैं, क्या वो उसके इफेक्ट से उतने ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होते? ये क्या वो है? I think कि है, वो absolutely है. And actually I would say कि you know I understand that this discussion is limited to underage children, perhaps teenagers. But if you look around, सारी society बहुत ज़्यादा affected है by Exactly. social media. यस And again, when I say affected, मैं इस वक्त अच्छा या बुरा नहीं कह रहा. I'm ठीक not है. attributing a value judgment. I'm बिल्कुल simply ठीक है. saying, बट इट हैज मेड चेंजेस इन सोसाइटी। yes, I'm simply saying that it has an effect, यस right? And that effect can be seen with every strata of our population, not just with younger children. But 16 क्यों है? What's the reason कि ID कार्ड 18 साल पे बनता है?
आई गेस यूनिवर्सल एज 16 है बच्चों की. हाँ, बस वो एक डेवलपमेंटल मैच्योरिटी उस एज में आना शुरू हो जाती है ना. सो तो उसको एक सोचा जा रहा है कि मतलब उसको बेंचमार्क डिसाइड कर लिया जाए. अच्छा बट लेकिन एक्सप्लॉइटेबल तो फिर भी हो सकता है 16 के 100% ऊपर भी. बिल्कुल. एग्जैक्टली वो तो हो सकता हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में मतलब 30+ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके क्राइम भी कर रहे हैं. बट पॉइंट मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करता है इन दी अर्ली ईयर्स. जो मैं देखता हूँ जो अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में वो बच्चे जो अब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया सेवी हैं, बहुत छोटे 4-5 साल के, उनका जो माइंड का शार्पनेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा है आज से 10 साल पहले वाली जनरेशन से. तो मुझे तो वो एक तरह से उनकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी वो प्रोवाइड कर रहा है. there's a flip side to it. अच्छा. I'm sure कि there are benefits in the way that they're learning, but आप ये भी देखें कि the entire generation they've become devoid of patience. So instant gratification की भी बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है, right? Because if you want to learn something and you can't learn it in a I don't know like a 20-second reel, तो अब chances हैं कि आपका brain जो है वो मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना नहीं करेगा. सो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डोपामीन की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई हुई है. राइट. अच्छा, सो हम एक्चुअली जो बात करें उससे भी beneath that I feel like there is an entire other discussion that we need to first have for social media. जो you know the effect that scrolling has on your brain is studied to be the same effect that a slot machine has in a casino. Yeah. So वो जो anticipation of reward है ना, आप scroll कर रहे हैं and you're anticipating कि now I'm just going to land on a funny video or you know something that's going to give me a dopamine hit. Yep. That's the same thing that you get in a slot machine. And it's happening to adults too. So 100%. Yes. और भी double Yes. असर. हाँ, तो वो मैं इसीलिए कह रहा था कि ये तो पूरी population को इस तरह से affect किया जा रहा है. You know, if it's not social media, yeah. I'm thinking of even worse things. Yeah. Like I'm thinking of communities that are grooming children for sexual, like there are Yes. sexual predators out Yes. there. और openly आप देख सकते हैं. It's not like they're hidden communities or something. Yes. Facebook, Twitter पे तो बिल्कुल Yes. open है. Yes. And you know Instagram पे भी. And right now just recently you must have known BBC की एक रिपोर्टर ने इंडिया में एक मेटा के ads पकड़े थे कुछ, which were actually like they were basically marketing children. Yeah. You know, so this is very dangerous. It is dangerous. So now, how far do you think the incidence is, like if you look at it as an effect on children, this kind of effect, sexually precocious होना, इस चीज़ का effect कितना है आपके ख्याल से? देखें, I think sexual predators have existed throughout our history, right? But I do understand that now these apps have given them a much better and more seamless platform. Yeah. And more access. More access. Yes, absolutely. That coupled with the vulnerability and susceptibility of younger minds, it just happens to be a breeding ground for sexual predators. So in your opinion, मतलब आपकी experience में, because you're a therapist and you must have come across such case studies, so आप क्या समझते हैं? Can you like relate something that you've come across regarding social media? Maybe in your in my personal client work, especially with teenagers and even my clients who are in their 20s, एक बहुत common pattern जो मैंने देखा है वो ये है that they find it much easier to make friends online, and particularly these people who happen to have a lot of online friends, and they're not necessarily within the same city or the same country, and they've in more cases than not they've actually never met. So वो बस online ही दोस्ती होती है. So in particular this set of people, they find it very hard to maintain relationships in real life. That's pretty dangerous. And I do think that's dangerous. Yes, that is dangerous, because behind the safety of a screen they can contain themselves, they can engage in some kind of conflict, maybe even resolve it, but as soon as there's a person in front of them, वो operate नहीं कर सकते. ये जो एज पे हम बैन लगा रहे हैं, 16 years of age लिमिट कर रहे हैं फॉर सोशल मीडिया यूजेज, आप इसको अपोज करेंगे या आप कहेंगे कि हाँ ये ठीक अमल है?
मैं इसको डेफिनेटली अपोज तो नहीं करूँगा, बट आई थिंक आई वुड हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि ये करेंगे कैसे. एग्जैक्टली. दिस इज़ नॉट ईजी टू अचीव, राइट, बिकॉज एज वेरिफिकेशन तो बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर, बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अप्लाई की जाती Apply है, होती है, yes, बट exactly. ऐसा तो नहीं है कि वहाँ अंडर एज इंडिविजुअल्स नहीं जाते, राइट, एक्सेस कर ही लेते हैं. बिल्कुल. सो जो एज वेरिफिकेशन के मैकेनिज्म्स हमारे पास अभी हैं, आई डोंट थिंक कि वो दे आर इफेक्टिव इनफ. सो डेफिनेटली वी नीड समथिंग एल्स. सो व्हाट हैज़ कम टू माई अटेंशन इज़ कि मैकेनिज्म वो कुछ ऐसा भी बनाना चाहते हैं वेयर दे स्टार्ट मॉनिटरिंग बिहेवियरल पैटर्न्स, जिससे ये पता चल सकता है कि ये इंडिविजुअल जो है इसकी अराउंड अबाउट क्या उम्र है, राइट. बट in order to do that, first you would have to let them on to the platform, Yes. and then gauge their behavior and then make that call कि ये 16 से कम है या ज़्यादा है, right. वो भी कोई 100% कोई वो नहीं है, बिल्कुल नहीं नहीं है, right. Then another was facial recognition. Again वो भी मेरा नहीं ख्याल कि That बहुत ज़्यादा means accurate हो surveilling. सकता. Sorry. That means kind of surveilling on your Yes. devices. हाँ, वो surveillance है फिर. उसमें प्राइवेसी जो है बिल्कुल, हाँ, वो absolutely. उसके वो कंसर्न्स हैं. Yeah. So I do think कि एक शायद alternative ये हो सकता है कि आप सोशल मीडिया का एक सेगमेंट क्रिएट करें जहाँ फिर सिर्फ बच्चे ही हों. तो जिस तरह यूट्यूब किड्स है, यस, जैसे यूट्यूब किड्स हैं, एब्सोल्युटली. तो मतलब बच्चों के लिए जो है वो एक अलग किस्म का आप कह रहे एक ऐप या एक अलग सर्टन किस्म का कंटेंट हो, Yeah. जिसमें वो सिर्फ वहीं तक एक्सेस. अच्छा, यहाँ पे ना मेरे जहन में एक सवाल आता है. हमारा जो पिछला पॉडकास्ट था ना, उसमें एक बात हुई है वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से. उसमें उन्होंने बात की थी कि पेरेंटिंग जो है ना, मतलब इट्स अ साइंस, और इसकी बाकायदा वो, अब ये बच्चों पे तो हम सारी बात कर रहे हैं, इधर पेरेंटिंग का क्या वो है एज ए थेरेपिस्ट. क्योंकि मैं जो अपनी सोसाइटी में देखता हूँ, बट पेरेंटिंग अब बहुत आसान हो गई है ये सोशल मीडिया की वजह से, कि लोग अपना मोबाइल उठा के दे देते हैं बच्चे को कि आप ये देखो. तो पेरेंट्स फिर की क्या जिम्मेदारी बनती है? आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे कि बच्चों को, अगर सोशल मीडिया यूज़ करना भी अब ज़रूरी है क्योंकि वो एक तरह से एडिक्शन बन चुकी है, उसके बगैर फ़िलहाल तो पाकिस्तान में गुजारा मुझे नज़र नहीं आता, तो एडवाइस क्या होगी कि किस तरह से उसको आप कर सकते हैं, लिमिट किस तरह से कर सकते हैं? I think that last statement is what we need to, as a nation, we need to tackle to begin with. कि अगर हमें नज़र आ रहा है कि वो एक एडिक्शन बन गई है, then we've got to do something about that first. वो तो फिर बाकी बात की बातें हैं, ठीक है, राइट, कि एज रिस्ट्रिक्शन करें ना करें, एक अलग सेगमेंट बनाए ना बनाए, बिकॉज एडिक्टिव बिहेवियर इन इटसेल्फ इज प्रॉब्लमेटिक, राइट. एनी काइंड ऑफ एडिक्टिव बिहेवियर, आई मीन यू कुड बी एडिक्टेड टू टी, एंड दैट कुड पोज एज अ प्रॉब्लम, राइट. सो आई थिंक वो सबसे पहली एक चीज़ है. ऑल्सो यू नो, क्लिनिकली स्पीकिंग, देयर इज एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन एडिक्शन, डिपेंडेंस and compulsion. So addiction is defined as something जो आप usually अपने dopamine hit के लिए कर रहे होते हो, and you find yourself without any control to remove yourself from that particular substance या stimulus जो भी है वो, right. So control ना कर सकना, that's addiction. Dependence तब होती है जब your body in a physical way starts depending on some kind of a substance or some kind of a stimulus, right. So वो morphine भी हो सकती है. You know how people get addicted to morphine, वो addiction बाद में आती है, वो पहले dependence शुरू होती है. Nobody says कि I'm like psychological dependence. Exactly. So no, actually physiological, because nobody begins to say कि I'm craving morphine. वो beginning उसकी यहाँ से होती है कि यार मेरी body में अब उसके वो लेवल्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, मुझे वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट उसका चाहिए है in order to sustain myself. So withdrawals, you're in for it. Yeah. Compulsion is, I think, what's really important over here, because compulsion is defined as a set of behavior that takes you towards a sense of peace. So it keeps you away from intrusive thoughts
and that's where, you know, things like fidget spinners come in. So is that psychological then? That's psychological. Yes, that's psychological. And So you're not really addicted, लेकिन आप compulsively एक चीज़ Yes. कर रहे हो, आप compulsively फ़ोन उठा रहे हो, Yes. चेक कर रहे हो अपने messages Absolutely. कि किसी ने मुझे Facebook पे likes भेजे या नहीं. Absolutely. Things और, like that. और फिर वो सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है. Just think about this कि जब हमारे पास ये फ़ोन्स नहीं थे या फ़ोन्स ही नहीं थे और लैंडलाइंस थी, तब नोटिफिकेशंस तो नहीं होती थी ना, बट नहीं. लाइफ वाज गोइंग ऑन. व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग अ नोटिफिकेशन पॉप ऑन योर फोन every minute, every second, opportunity that you get something on your phone? Why does there have to be a notification? Emails भी तो है, right? You don't necessarily get a notification for that. आप एक अपना टाइम दिन का सेट करते हो, आप कहते हो यार अभी मैंने बैठ के अपनी emails चेक करने हैं. You open your inbox, you check your emails, you respond, you close it, and that's the end of it. और ये देखें, इसमें थोड़ा सा मैं उसमें थोड़ा ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, लेकिन जैसे आप अपने ईमेल की बात की ना, मैं ईमेल पे अगर 1 दिन 2 दिन के बाद भी रिस्पॉन्ड करूंगा ना, अगला बंदा इस चीज़ को वो नहीं करता कि अच्छा ठीक है उसने ईमेल. लेकिन अगर मैं इंस्टेंटली व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं करूंगा तो इस पे लोग ऑफेंड होते हैं. 100%, yes. And then there's this whole thing with the blue ticks, वो बंद करे, वो ऑन करे, you know, people are getting offended कि आपने पढ़ लिया लेकिन जवाब नहीं दिया. So ये वो instant gratification है ना, that's what I'm saying कि ये पूरी चीज़ जो है, and now WhatsApp तो हम नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि वो उसी तरह की सोशल मीडिया का पार्ट है, बट इट्स स्टिल डूइंग द सेम थिंग साइकोलॉजिकली. इट्स सेटिंग यू अप फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फॉर अ नीड फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. सो अभी तक की जो डिस्कशन से मैं समझा हूँ वो ये कि एक तो एज को जो लिमिट कर रहे हैं उसको वेरीफाई करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो ये दूसरा ये कि अगर आपने उसको कंट्रोल करना है तो इट्स नॉट जस्ट एक तो एज वाली चीज़ से निकलना है, दूसरा ये कि ये पूरी जो टेक्नोलॉजीज बनी हुई हैं इनको आई थिंक रिविजिट करने की ज़रूरत है. तो उसके हवाले से आप समझते हैं कि लॉज फिर मतलब बेहतर है कि हम उन लॉज में को लेकर आए. बिल्कुल. I think if you have like if our authorities or even private people, they create some kind of outlet for children, for the youth. Because बच्चे क्या करते हैं आजकल, कुछ भी नहीं करते. They don't go out to play. They're stuck on their phones because they have no other alternative. They should get other alternatives, like maybe some creative classes to take, या कोई sports grounds आप बनाएं. आपकी grounds ही नहीं है, आम बच्चा क्या करेगा? No, but 90s में भी ये मसला था, वीडियो गेम से हमें रोका जाता था. तो उस वक्त फिर भी बेहतर था, एक बैलेंस था. I do think that alternatives exist. Of course, we have playgrounds. Not enough. Come on. But वो कब ऐसा? But have you ever seen a playground that's full to the brim with children? एंड नहीं और आई थिंक मेरे ख्याल में अब वो प्लेग्राउंड्स वाली जो बात है, अगर आप 90s से मुआवजा करें तो प्लेग्राउंड ज़्यादा बेहतर हुए हैं. 90s में ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ पाकिस्तान में नहीं थी. अब हर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक प्लेग्राउंड है, हर उसमें ग्राउंड्स हैं, लेकिन उसमें खेलने वाले बच्चे कम हैं. तो वो कल्चर भी डेवलप किया जाए. The culture is missing. Yes, the culture is missing. Even though वो culture हुआ करता था. When I was a kid, I used to play cricket जिमखाना की तरफ से उधर लॉरेंस गार्डन के अंदर. सो वो एक इतना बड़ा उन्होंने वो बनाया हुआ था, they had a whole pavilion and what not. बट उस तरह के छोटे छोटे और भी थे, बहुत थे. But the point is कि अब यहाँ पे फिर मैं कहता हूँ जो पेरेंटिंग है वो इशू है ना. अब आई थिंक उसमें भी साइकोलॉजिकल इशू सोशल मीडिया का मुझे नज़र आता है. हमारे जो भी पेरेंट्स हैं वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, उनको ऐसी न्यूज़ नज़र आती है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनको ट्रैप किया जाता है. तो उस डर से वो बच्चों को कहते हैं कि तुमने घर से बाहर नहीं जाना, और बच्चा घर से बाहर नहीं जाता तो बच्चे ने कुछ करना है, तो उसका टाइम किल करने के लिए आप उसको मोबाइल दे रहे हैं. हाँ, so I think that's an issue on the parenting side. Yes, definitely. Yes. I think parents are very proud that our child knows how to, is very tech savvy, और मेरा बेटा तो फोन यूज कर सकता है, मेरा बेटा यूट्यूब तेज है देखो. So I don't think कि वो इसलिए दे रहे हैं कि वो बाहर ना जाए बच्चे तो फिर भी बाहर जाके किडनैप भी हो रहे हैं और सेक्सुअल अब्यूज भी हो रहे हैं. अभी आप देख सकते हैं 2 दिन पहले जो कराची में हुआ, स्पेशली जब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सरगोदा केस. So children are still going out of the house. जो आपकी लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस हैं, जो इतनी प्रिविलेज नहीं होती, वो मतलब वो बाहर भी जाती हैं, वो सोशल मीडिया भी यूज़ करती हैं. मतलब उनके लिए एक अजीब सा एक सिचुएशन है जहाँ पे कोई बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा. दे डोंट हैव एन एरिया टू प्ले, बिकॉज यू सेड वी हैव एरियाज टू प्ले, बट आई डोंट थिंक देयर आर इनफ. आई स्टिल डोंट थिंक देयर आर इनफ. कल्चर भी होता है, गली में खेल रहे होते हैं बच्चे अक्सर, क्रिकेट वगैरह या फुटबॉल,
लड़कियां तो जाती ही नहीं है बाहर। सो ये कल्चर के अलावा स्पेस भी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, लाइब्रेरीज होनी चाहिए बच्चों के लिए, वो जाके पढ़ें। इट साउंड्स सो ऑड एंड क्वेंट इन टुडेज डे एंड एज टू टेल अ चाइल्ड कि जाओ किताब पढ़ो, लाइब्रेरी जाओ। बच्चे हंसेंगे आपके ऊपर क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये चीज़ हमें ऑनलाइन मिल जाती है, हम क्यों जाएं। ये जो फिनोमेना है कि ऑनलाइन मिल जाती है, हम हर चीज़ हम शॉपिंग हर चीज़ ऑनलाइन जा रहे हैं, तो द पॉइंट इज़ कि फिर लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है। मेरा जो मेरे सवाल जहन में आ रहा है वो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ मच यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, जिसको हम रिगार्ड कर सकते हैं, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अब ये मिस यूज़ की कैटेगरी में जा रहा है, यूज़ और मिस यूज़ में क्या सो मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो यूज़र है इस सवाल के लिए, यूज़र से ज़्यादा हमें फिर क्वेश्चन करना चाहिए क्रिएटर, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको, कि वो कंटेंट बना किस तरह कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, लेट्स से आई हैव अ फूड ब्रांड and I make some food and I want to sell my food, so I make some kind of an advertisement to put on Instagram, right? अब इस एडवर्ट के पीछे जो मेरी इंटेंट है या जो डिज़ाइन है पूरे उस कैंपेन का, वो ये भी हो सकता है कि यार लोग दिस इज़ गुड फूड, यू नो, बाय इट, ट्राई इट, आई एम श्योर यू लव इट। दूसरी तरफ इंटेंट ये भी हो सकता है you need this and without it you are incomplete, therefore you must buy it. Creating dependence. Yes, creating that dependence. So with a lot of content, this is what's going on. वो एक sense of dependence, एक sense of urgency create हो रही है. And this is not something that we only see in kids. ये adults के अंदर भी है, where you know especially जो 30 mid 20s to mid 40s के bracket में है, they look at social media, they look at their friends. I don't think I can even call them friends. वो बस उनके वो सोशल मीडिया ऑनलाइन फ्रेंड्स ही हैं, acquaintances हैं, जिनको वो लिटरली एक स्क्रीन के थ्रू ही उनकी ज़िंदगी को ट्रैक कर रहे हैं. यू नो, दे लुक एट देम, दे लुक एट हाउ देयर लाइव्स आर गोइंग, एंड इफ यू नो देयर इज दिस अननेसेसरी काइंड ऑफ कंपैरिजन दैट्स गोइंग ऑन ऑल द टाइम. यू नो, उसने कौन सी गाड़ी ले ली, वो किस मुल्क में फिर रहा है, यू नो, स्टफ लाइक दैट. सो दैट्स क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, राइट? सो वो चीज़ बच्चों में भी आपको नज़र आती है, एंड नेचुरली बिकॉज दे आर मोर ससेप्टेबल, तो वहाँ वो चीज़ ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती है. व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स आपने एक हमें बताया डोपामिन फॉर एग्जांपल स्क्रोलिंग से, व्हाट अबाउट डिप्रेशन, व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, आप क्या कहते हो, क्या इफेक्ट्स होते हैं? So in most cases, you know, when clients come in, with respect to social media ही अगर हम बात करें, what the first thing that I get to see is that they're trying to use social media to escape depression. So they've found some kind of an antidepressant, and it's not a very effective one, because वो होता यही है कि थोड़ी देर के लिए स्क्रॉल किया, माइंड डाइवर्ट हुआ, इट्स अ कंपल्सिव बिहेवियर, राइट? थोड़ा उनको डोपामिन हिट मिल गया, इंट्रूसिव थॉट्स जो हैं वो थोड़ी सी ज़रा डाइल्यूट हो गई, बट सूनर और लेटर देन इट कम्स बैक. So it's not effective, but that's how they use it. If they do have depression, and I'm not saying that it's caused by social media. Okay, you're not saying that. I'm not saying that it's caused by social media. I'm saying that they're trying to mitigate and manage this depression through social media, and social media is proving to be an ineffective way of doing that. But what it's doing is it's keeping them away from actual effective ways of dealing with depression. So the depression worsens. Yes, absolutely. What about anxiety, you know? डेफिनेटली एंजाइटी भी, जहाँ भी एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है वहाँ एंजाइटी के आने के चांसेस होते हैं. मेरा सवाल है कि मेंटल हेल्थ के कौन से इश्यूज ऐसे जो एक्चुअली कॉज होते हैं सोशल मीडिया से? आई डोंट थिंक कि मैं आउटराइटली ब्लेम करना चाहता हूँ सोशल मीडिया को, बिकॉज लाइक आई सेड कि इतना ज़्यादा ये नुआंस्ड है. हमें देखना चाहिए कि पेरेंट्स, लाइक यू सेड, कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से सोशल मीडिया यूज़ होने दे रहे हैं. वी नीड टू सी कि कंटेंट क्रिएटर्स किस तरह का कंटेंट क्रिएट करें. देन वी नीड टू सी कि जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो इस तरह का कंटेंट क्यों प्रमोट होने दे रही हैं. सो सोशल मीडिया इन इटसेल्फ आई डोंट थिंक कैन बी ब्लेम्ड. It's how it's used by these different parties, that's what we need to look at. ऐसे कौन से बिहेवियरल चेंजेस वो अपने बच्चों में जब वो नोट करें, ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो कि जहाँ फिर उन बच्चों को थेरेपी की ज़रूरत होती है? तो जो बच्चे, तो पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे कि अगर वो अपने बच्चों में ये चीज़ें देखें रिगार्डिंग यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, तो फिर उनको किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? सो आई थिंक कि सबसे पहली जो चीज़ है इसमें वो ये है दैट दे नीड टू मॉनिटर के जो उनकी रिलेशनशिप है, एक पेरेंट्स और चिल्ड्रन, द रिलेशनशिप दैट दे शेयर विद ईच अदर, इज़ दैट टेकिंग अ टर्न इन एनी वे?
Are kids becoming more withdrawn? Yeah. Are kids becoming more aloof? That's usually the first sign, right? कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सटर्नल सोर्स से कुछ आ रहा है. Obviously अब इसके अंदर एक कैविएट ये है कि वो रिलेशनशिप जो बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान है वो सॉलिड होनी चाहिए है. That relationship needs to be a very open space, a very welcoming space, जहाँ किसी भी तरह की बात की जा सके, where kids are not afraid to talk about things, right? So अगर वो space बच्चों को नहीं मिलेगी तो वो तो वैसे ही already फिर aloof है ना, और वो वैसे ही disconnect है. तो the first thing that needs to happen is कि वो connection form करें and then monitor कि वो उस connection में कोई change तो नहीं आ रहा, because that would really tell you कि कहीं फिर एक exogenous source से कोई चीज़ आ रही है that's making this happen. उधर फिर बच्चों को उनको मतलब थेरेपिस्ट के पास या एक इंटरवेंशन की बच्चों को ज़रूरत हो जाती है. I mean, not straight away. Straight away, I wouldn't say कि बस वो therapist is the first resort. A lot of the things I feel, and this is me saying as a therapist, a lot of things can be resolved without the intervention of therapy. But parents have to be willing to put in that kind of work. Parenting is difficult work, of course, right? And आपको अपनी ego को बहुत ज़्यादा dissolve करना पड़ता है in order to become a good parent. And I guess a large part of that also teaching your children self-control, because you can't parent all the time. Parents will not be there all the time. How do you teach self-control? Well, I mean, self-control means you pick up the phone, but you use it for 5 minutes and you put it back, right? That's self-control. जो कि adult में होता है, थोड़ा बहुत. नहीं, but that's my question. Because so my question right now is, how does one teach self-control to their children? It's not through telling them. आप ये नहीं बच्चे को कह सकते कि this is good, do this, this is bad, don't do this. You need to model it. So you Children are looking at you. Children are learning from you. So you need, as a parent, need to model it. अगर आप सारा दिन बैठ के अपने फ़ोन के ऊपर कैंडी क्रश खेल रहे हैं and your kid is trying to talk to you, but your eyes are stuck on your phone and you're using your thumbs on the screen, and half of your brain is occupied over there, then that's what your kid is picking up. और स्कूल का इसमें अगर रोल अगर आपको नज़र आता है कोई स्कूल के दौरान स्कूल में अगर कोई इंटरवेंशन हो बच्चों की तरफ, मतलब व्हाट डू यू थिंक? You know, I do wish कि स्कूल के स्टैंडर्ड करिकुलम का हिस्सा हो social media literacy, where kids are taught how to use social media and what's good about it, what's bad about it, what they can avoid, and how they can make the most optimal use of it. So I do think schools can play a huge role by designing certain curriculum. पेरेंट्स के लिए आप एडवाइस क्या करेंगे कि अगर बच्चों को देना भी है तो वो कोई ऐसा कंटेंट दें जो कि मतलब वो शॉर्ट्स ना हो, जो स्क्रॉलेबल कंटेंट से बच्चों को क्या अवॉइड करवाएं, फिर तो क्या ये बेहतर मतलब रिजल्ट शो कर सकता है? आपका क्या ख्याल है? I'm inclined towards saying yes, because I've seen कि scrolling in itself उसका क्या इफेक्ट है. Forget about कि वो content क्या है. वो scrolling में शायद सिर्फ 1, 2, 3, 4 भी आप देख रहे हो, numbers ही देख रहे हो, but the act of scrolling is doing something to our brain, and I think कि there's a lot of research that needs to be done over there. So मैं अभी outright ये नहीं कह सकता कि scrolling जो है वो बुरी है. I do know, like I gave you a fact कि there has been research conducted कि वो effect बिल्कुल वही होता है जो slot machine वाला होता है. The same centers of the brain become activated, mostly the reward centers. So constantly अगर आप अपने reward centers को activate कर रहे हो तो naturally उसका नुकसान तो है फिर, right? बिल्कुल. आप depend कर रहे हो उस पे. हाँ, वो dependence create तो हो रही है. तो मे बी हैविंग एन ऐप जहाँ कॉन्स्टेंट स्क्रोलिंग नहीं है. अच्छा, थिंक अबाउट दिस इज इंटरेस्टिंग. व्हेन यू सर्च समथिंग ऑन गूगल, आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिजल्ट्स नजर आते हैं, ठीक है? अगर आपको अपने पहले 3 में वो नहीं मिला लिंक तो आप शायद नीचे ना जाएं, बट चलिए अगर चले भी जाते हैं, इफ यू आर सो डेस्परेट टू फाइंड समथिंग, द मोमेंट यू हिट द एंड और वो नीचे लिखा आ जाता है कि पेज 2 पे जाएं, आपकी इंक्लिनेशन खत्म हो जाती है. पेज 2 पे कोई नहीं जाता, राइट? कोई भी नहीं जाता. सो दैट्स व्हाट हैपेंस जब एक लिमिट लग जाती है उस स्क्रोलिंग के ऊपर. यू लीव इट. सो ये बाय डिज़ाइन बने हुए ही एप्स ऐसे हैं कि वो लिमिट ना लग सके, आप उसको कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करते रहो. थैंक यू सो मच सैन साहब, आपने ज्वाइन किया और बहुत ही इंसाइटफुल जो थी ये डिस्कशन रही. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक और आई थिंक काफ़ी इसमें वक्त के साथ साथ नई रिसर्चेज आ रही हैं और नए बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं. तो नाज़रीन, ये था आज का राइट्स वॉच. हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. नाज़रीन, आप राइट्स वॉच को तकरीबन 2 साल से देखते आ रहे हैं और आपने देखा कि
इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने पाकिस्तान के तमाम मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ की बात की, तमाम उन टॉपिक्स के हवाले से बात की जिनको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं किया जाता। हमने उन तमाम इश्यूज़ को उठाया जिनको उठाने को पाकिस्तान में ख़तरा तस्वुर किया जाता है। हम यकीन रखते हैं कि जो जर्नलिज़म है वो वॉइस ऑफ द वॉइसलेस है, उसमें करेज और बोल्डनेस जो है वो इंतहाई ज़रूरी होती है। If you want to watch more of our bold journalism and our tough conversations that don't happen anywhere else, we need your support. Follow us on all our social media accounts on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Subscribe and keep watching voicepk.net. आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net.